किसी चीज की जनता को लत लगा दीजिए और उसके बाद उसमें मोनोपोली हासिल कर लीजिए और उस तरीके से एक तरीके से मार्केट पर आपकी ही लीडरशिप बन जाएगी। लेकिन जनता अगर जाग गई फिर क्या होगा? कोई अल्टरनेटिव अगर खड़ा हो गया फिर क्या होगा? यानी कि रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नेसेसिटीज पहले हम सुनते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या आप कंसिडर कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट? नहीं। रिसेंटली ये ट्रेंड चल रहा है बीएसएनएल की घर वापसी। इसका कारण ये है कि 3 जुलाई को नोटिस आता है कि 25% भाव बढ़ गए हैं, मतलब जो आपका यूजुअल टैरिफ रेट होता है। और कई लोग ऐसे जोक्स डाल रहे हैं इंटरनेट पर, ऐसा लगता है कि ये तीनों कंपनीज, मैं इन तीनों कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ये साथ मिलकर भुट्टा खा रहे थे, कुछ मॉनसून चल रहा है, इन्होंने डिसाइड किया कि मोटा भाई रेट बढ़ा दिया जाए। मोटा भाई ने कहा चलो यार तुम कह रहे हो बढ़ा देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर तो मेरे ही पास है। 25% बढ़ा दिया। और ये कोई पहली राइज नहीं है, ऐसा लग रहा है कि एक क्वार्टर के गैप पर कुछ ना कुछ ये राइज कर रहे हैं। आई वॉज रीडिंग वन न्यूज इन बिजनेस टुडे, वो कह रहे हैं कि शायद इस साल के लास्ट क्वार्टर में फिर एक राइज देखने को मिल सकता है। तो अगर ये कंटिन्यूस राइज होगा और वो भी 25%, फिर 25%, तो फिर तो मतलब इट इज लाइक अ ह्यूज गैप। ये देखिए अगर तीनों को मिला लें, क्योंकि तीन ही पावर है इस टाइम पर, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन, करीब 90% मार्केट शेयर इनके पास है। बीएसएनएल के पास कितना शेयर आ रहा है? करीब 10, मतलब 10% से भी कम समझिए। एक समय पर जो मार्केट का 70% शेयर अपने पास रखता था, इस समय 10% से भी नीचे। लेकिन दिन बदलने वाले हैं क्या? क्योंकि जब से 3 जुलाई के बाद ये न्यूज आई है, 4 जुलाई को इन्होंने, बाकी दोनों ने भी बढ़ा दिया रेट, उसके बाद से कितने सारे लोग जगह जगह पर अपने यू कैन से नंबर को पोर्ट करा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि भाई पोर्ट करा लो। तो क्या होने वाला है, जरा कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। ये देखिए बीएसएनएल का 199 में 30 डेज, मतलब इट्स लाइक 2 GB पर डे भी है और अनलिमिटेड कॉल्स भी है। एक इनका एक पैकेज चल रहा है 1530 फॉर पर ईयर, जिसमें कि 1.5 GB पर डे भी है और कॉल्स भी हैं। तो वो तो अगर आप इफेक्टिवली देखो तो वो तो 200 से भी बहुत नीचे पड़ जाएगा, राइट? तो क्या बीएसएनएल डिफीट करने वाला है? जरा स्टोरी को शुरू करते हैं बीएसएनएल के इंसेप्शन से। सन 2000 बीएसएनएल का इंसेप्शन होता है। आपने शायद कुछ लोगों को याद होगा, ऐसा एक एडवर्टीजमेंट आता था, कनेक्टिंग इंडिया। वर्ल्ड कप का मैच होता था तो आता था कि बीएसएनएल का चौका, राइट? और उससे बीएसएनएल की ऐसी हालत कैसे पहुंची। सन 2000 की बात करें, 2001 से 2008 तक का डेटा देखेंगे तो कभी भी बीएसएनएल लॉस में नहीं था। बीएसएनएल कंटिन्यूसली प्रॉफिट में था, जबकि बीएसएनएल कोई प्रॉफिट के लिए नहीं बना था, इट वाज अ पीएसयू। तो वो कनेक्ट करने के लिए बना था इंडिया को। वो उन जगहों पर ये टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए बना था कि जिन जगहों पर एक्चुअली ये जो बाकी मोबाइल प्लेयर्स हैं ये जाना नहीं चाहते थे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए जैसे अभी जो न्यूज थी उसमें पूछा गया भाई आपने ऐसा क्यों किया। जियो की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वोडाफोन की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं। एयरटेल ने कहा देखो मैं बताता हूं मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें अपने ARPU को बढ़ाना है और 300 रुपीज करना है। क्या है ARPU? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मुझे बताइए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कंपनी को कहां ज्यादा मिलेगा, अर्बन एरिया में कि रूरल एरिया में? तो जाहिर सी बात है अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में उसका जो स्पेंड होगा पर्सन का ऑन टेलीकॉम वो ज्यादा होगा, है कि नहीं? और उसी एरिया में जो उसको खर्च करना है कंपनी को, टावर मेंटेनेंस स्टाफ वगैरह, उतना ही स्टाफ पर खर्चा करके, उतनी ही सर्विसेज पे खर्चा करके उनका रेवेन्यू ज्यादा होगा। ज्यादा रेवेन्यू होगा तो जाहिर सी बात है ARPU बढ़ जाएगा, है कि नहीं? रूरल एरिया पर इनका फोकस नहीं था, लेकिन भाई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को तो रूरल एरिया को कनेक्ट करना है ना, क्योंकि देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो इस वजह से बीएसएनएल वाज इंपॉर्टेंट, तो बीएसएनएल ने अपने आप को वहां पर एक्सपेंड किया। लेकिन फिर भी देखिए बीएसएनएल का प्रॉफिट, अगर इन सालों के बीच की बात करूं तो करीब 46,000 करोड़ का प्रॉफिट था, राइट? कुछ ऐसे भी ईयर थे जैसे 2004-05 10,000 करोड़ पर ईयर। तो आप सोचेंगे 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी बीएसएनएल एक साल में, तो वहां से ये वाला हश्र कैसे हुआ? उस हश्र के 4 रीजन हम कह सकते हैं। पहला, स्कैम्स। जैसे उस समय ये गठबंधन की सरकार थी, टेलीकॉम मिनिस्टर बने दयानिधि मारन जी, तो एक तो इनका स्कैम सामने आया, बड़ा ही रोचक स्कैम था। बात खुली तो पता लगा कि इन्होंने अपने लिए एक अलग से एक्सचेंज बनवाया अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास कुछ बीएसएनएल के सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर, और उसमें करीब 330 हाई स्पीड इंटरनेट लाइन। आप खुद ही सोचो बीएसएनएल के साथ हमारा जो अनुभव रहा है, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि इंटरनेट लगवाना ही बहुत बड़ी बात थी। एप्लीकेशन दो, जुगाड़ लगवाओ, सिफारिश करो, कोई आपकी सुन ले तो आपको लगे ओ हो हम पर तो एहसान हो गया, फिर जाकर आपका इंटरनेट आ रहा था। लेकिन यहां पर हाई स्पीड इंटरनेट 330 लाइन,
आप सोचोगे कर क्या रहे थे जनाब? तो इन जनाब का एक्चुअली सन नेटवर्क था, अलग से इनका एक चैनल था। तो ये बाद में आरोप भी लगे कि एक्चुअली उन हाई स्पीड इंटरनेट लाइन से वो अपलिंक कर रहे थे अपने प्रोग्राम्स को। तो आपके और हमारे पैसों से, टैक्स पेयर्स मनी से ये जनाब अपना चैनल चला रहे थे, उससे पैसा कमा रहे थे, राइट। और इसमें करीब 440 करोड़ का नुकसान हुआ 4 महीने में उस समय बीएसएनएल को। ये एक डेटा यहाँ पर सामने आया था। फिर इनको कहा कि भाई आप पर तो इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा आरोप लग गया, जांच होगी तो कुछ तो मतलब देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आगे मत बोलो, ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, चलो हम रिज़ाइन दे देते हैं। ये रिज़ाइन देकर चले गए। इनकी जगह दूसरे महानुभाव आए, ए राजा। इन्होंने नेक्स्ट लेवल काम किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें आरोप था करीब 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ भारत सरकार को, ऐसा उस समय सीएजी की रिपोर्ट कह रही थी। अब आप कहेंगे सर ये घोटाले चल कैसे रहे थे? मतलब अगर ये थे तो इनके खिलाफ एक्शन होता, तो फिर उसके बाद ऐसा क्यों है कि सिमिलर पार्टी से फिर यहाँ पर आपके ए राजा आ रहे हैं? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी ना, तो डीएमके से आपको लेना था एक नेता को, क्योंकि भाई उनके सपोर्ट पर सरकार चल रही है। मनमोहन सिंह जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। खैर, अब आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि जो एक प्रॉफिटेबल पीएसयू थी हमारी बीएसएनएल, अब इस पर नजर बन गई। क्योंकि आप खुद ही बताओ, जिसके ऊपर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगते हैं, तो उसके बाद अगर वो कोई बड़ा प्लान लेकर आएगी, इन्वेस्टमेंट प्लान, एक्सपेंशन प्लान, तो उसके बाद जो ऊपर वाले अधिकारी हैं वो थोड़ा सोच समझकर फाइल पे साइन करेंगे कि नहीं करेंगे? वो समझेंगे, वो सोचेंगे यार पता नहीं कौन सा घोटाला कर दें अब ये। तो आप कहेंगे सर इसमें तो इनकी गलती थी ना, इसमें अधिकारी थोड़ा ना इन्वॉल्व है। भाई साहब केवल ये तो केवल एक ट्रेलर है, राइट, झांकी है, ये पिक्चर इसके बाहर भी है, पिक्चर बाकी है। वो क्या है? एग्जाम्पल जैसे कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए, तो जब इसके बाद एक के बाद खुदाई होने लगी तो पता लगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे कि शेल कंपनीज को दे दिए गए। शेल कंपनीज का मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जो किसी एड्रेस पर बता रखी है लेकिन वहां एग्जिस्ट नहीं करती, प्लस उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कंपनी ने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उससे वो करा रही है काम। तो एक्चुअली बीच का मार्जिन कुछ ऐसे ही लोग खा रहे हैं। तो उसमें कुछ नेता भी हो सकते हैं, कुछ अदर लोग भी हो सकते हैं जिनका क्लोज कनेक्शन था ब्यूरोक्रेसी से और पॉलिटिशियंस से। नोकिया जैसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाता है और एक शेल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो मुझे बताओ इसके बाद सीबीआई की नजर इस पर होगी कि नहीं होगी? अब जैसी ही नजरें होने लगी तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा बीएसएनएल के एक्सपेंशन प्लान पर। बीएसएनएल ने उस समय पर जो एक प्लान बनाया था कि दे आर गोइंग टू एक्सपेंड फर्दर, नए टेक्नोलॉजी के टावर्स को लगाएंगे, तो उसके आज के समय के हिसाब से कीमत बताऊं तो पड़ती है करीब 80,000 करोड़। अगर इतना बड़ा एक्सपेंशन प्लान होता तो शायद उसके बाद आए जियो, वोडाफोन, मतलब उसके बाद जो जियो आया, इनको तो बड़ी टक्कर मिल रही होती, राइट। खैर वो प्लान एक्सटेंड नहीं हो पाया, क्योंकि इसके बाद तो बीएसएनएल यू कैन से कि घेरे में आती चली गई। एक एक कॉन्ट्रैक्ट, अगर 5,000 करोड़ का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है तो उस पर भी निगरानी आ रही है, रोक लग रही है, तो भाई एक्सपेंशन तो रुक गया। अब इसी समय पर लेवरेज किसने ले ली? प्राइवेट प्लेयर्स ने ले ली। उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस तरफ जहां पर बीएसएनएल को फर्दर एक्सपेंड होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉफिटेबल पीएसयू थी, ये रुक गई और बाकी लोग एक्सपेंड करने लग गए। इसके बाद दूसरा ये वाला था, अगर आप में से कोई अब कभी गया हो बीएसएनएल के ऑफिस उस समय पर, तो क्योंकि भाई मार्केट के किंग थे बीएसएनएल वाले एक तरीके से, राइट। तो ये समझ लीजिए, जो कहते हैं ना कॉमन भाषा में कि यार आदमी को आदमी नहीं समझ रहे मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपका इंटरनेट लग रहा है, फिर वो इंटरनेट अच्छे से काम नहीं कर रहा, फिर आप एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, तो एक तरीके से आपका कितना समय तो इसी में ज़ाया हो जा रहा है। इससे जिस सुविधा के लिए आपने इंटरनेट लिया था कि बिजनेस में हेल्प मिलेगी या किसी और चीज़ में हेल्प मिलेगी, वो नहीं हो पा रहा है, और इसकी जगह प्राइवेट प्लेयर्स इस समय अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। तो मुझे बताइए, एक नेचुरल हमारा एक यू कैन से एट्रीब्यूट है कि हम वी आर गोइंग टू शिफ्ट फॉर द बेटर ऑप्शन, तो वी शिफ्टेड फॉर द बेटर ऑप्शन। लो एफिशिएंसी, कारण हाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एक समय पर 1,70,000 के आसपास एम्प्लॉइज थे, और बाकी दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि वहां पर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज कम था, रेवेन्यू उसके प्रपोर्शन में ज्यादा होने लगा, तो ये भी एक फैक्टर था। और फिर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, यानी कि जैसे आपके जो टावर्स हैं उस पर जो बीटीएस बॉक्स लगते हैं, सिंपल भाषा में बताऊं, जिस समय जियो सोच रहा था कि यार मैं ऐसे टावर्स के साथ या तो यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, जैसे कंपनी थी ZTE, या फिर मैं खुद अपने टावर्स बनाऊंगा, तो उसमें ऐसे टेक्नोलॉजी रखूंगा जिससे 4G पर मैं भविष्य में 5G में शिफ्ट हो सकूं, 4G लगाऊं 5G में शिफ्ट हो सकूं। जियो ने ऑप्शन दिया कि आपको फ्री में मिलेगी सुविधा, और फ्री में कब तक? 1 साल तक फ्री में चल रही थी, पहले का 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर बढ़ती चली गई। अभी इस वीडियो में हम इस बात पर भी जाएंगे कि जियो ऐसे फ्री में सुविधा दे कैसे पाया, क्योंकि हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कहता है कि CCI
इंश्योर करेगी कंपटीशन शुड बी देयर, यानी कि कोई भी मार्केट प्लेयर मोनोपोली नहीं बनाएगा या ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करेगा जिससे कि कंपटीशन खत्म हो जाए। तो फिर जियो कैसे टिक पाया, उसकी स्टोरी भी आने वाली है। बीएसएनएल रिवाइव कैसे होगा, उसकी स्टोरी भी आने वाली है। लेकिन पहले कमियों पे तो जाना ही था। खैर, अब इन कारणों से अब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये बीएसएनएल का लो था इन कंपैरिजन टू दीज प्राइवेट प्लेयर्स। होना ही था, क्योंकि देखो बीएसएनएल की ये एक बाद में जाके एडवांटेज भी बनी। जैसे इसके बाद से इतने लॉसेस हुए बीएसएनएल को, लेकिन फिर भी बीएसएनएल टिक कैसे पा रहा है, उसका एक बड़ा कारण यही है। दूर दराज के इलाकों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं दूर दराज के इलाकों में, रेगिस्तान में, जहां पर ये प्राइवेट प्लेयर नहीं जा रहे थे, बीएसएनएल जा रहा था। बीएसएनएल आज भी काम कर रहा है। आप में से जो लोग इस वीडियो को बीएसएनएल से देख रहे होंगे, जरा कमेंट में बताइएगा। तो दिस हैपेंड, ये देखिए, फिर ऐसी रिपोर्ट आने लगी 16.4 लाख कस्टमर्स क्विट बीएसएनएल नेटवर्क 2023 में, लेकिन अब इसका रिवर्सल देख रहा है। तो जियो ने कैसे डोमिनेट किया? जियो ने 2016 में सबसे पहले तो पीछे से, मतलब ये काम केवल अभी का नहीं था, जियो ने इसके पीछे करीब $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। जिस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने वाला था टेलीकॉम सेक्टर 4G, उसके लिए जियो ने पहले से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। एक रफ एस्टिमेट बताऊं तो कहा जाता है करीब 1,80,000 करोड़ के आसपास मुकेश अंबानी जी ने खर्च किए थे। और उसके बाद जैसी फ्री सर्विसेज दी, तो फ्री सर्विसेज में सब्सक्राइबर बेस बढ़ा